गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रेमन मैगसेसे अवार्ड। तो ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन ने डिसाइड किया है कि वो केरला के हेल्थ मिनिस्टर को 64th मैगसेसे अवार्ड देंगे। लेकिन जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। क्यों मना किया है? क्योंकि उनका कहना है, क्योंकि आपको पता होगा केरला की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने बोला कि जो रेमन मैगसेसे हैं वो कम्युनिस्ट के ऑपरेसर थे, इसलिए वो इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि केरला की में जो कोविड की फ़ाइट थी वो कलेक्टिव फ़ाइट थी, उसमें एक हेल्थ मिनिस्टर का कोई इंडिविजुअल रोल नहीं है। ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये अमेरिका जो है वो देता है। अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें बहुत इन्वॉल्व होती है, तो ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस जो है वो नहीं रखना चाहते हैं। तो हम देखते हैं रेमन मैग्सेसे कौन थे। तो 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापानीज़ फोर्सेस ने फिलीपींस को ऑक्यूपाई किया था, तो वो एक मिलिट्री गवर्नर की तरह जो है वो सामने आए और जापानीज़ ऑक्यूपेशन के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर लड़ाई करी। और उसके बाद उस रोल की वजह से उनको दिसंबर 1953 में प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा, जो कि लार्जेस्ट पार्टी है ऑफ कोर्स और ओल्डेस्ट पार्टी है फिलीपींस की। अब उनका कम्युनिज्म के अगेंस्ट क्या रोल था? 1946 के बाद जो है यूएस जो है का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था फिलीपींस में। और वहाँ पर बहुत से जो है कम्युनिस्ट आने का खतरा लग रहा था यूएस को। तो वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट लीडर इमर्ज हो रहे थे, पीजेंट राइट्स की डिमांड कर रहे थे। तो उस उनके ऊपर जो क्रैकडाउन किया था वो आपके मैगसेसे जो है उन्हीं की गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया था। तो ऑफ कोर्स इसीलिए जो है कम्युनिस्ट उनको पसंद नहीं करते हैं। तो अब हम देखते हैं रेमन मैगसेसे अवार्ड है क्या। 1958 में इसको लॉन्च किया गया। एशिया का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है। और इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जो एशिया में हैं उनको दिया जाता है ये फॉर सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी। तो यूएस की रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपीन गवर्नमेंट मिलकर इसको जो है वो अवार्ड को देते हैं। इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है और एक इमेज ऑफ रेमन मैगसेसे दी जाती है। तो कहा जाता है कि जो यूएस गवर्नमेंट के बहुत खास लोग होते हैं उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है, ऑफ कोर्स बिकॉज ये रॉक फेलर ब्रदर्स फंड जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो अब इंडिया में अगर आप देखोगे कि किन किन लोगों को ये अवार्ड मिला है तो उनको अब रिसेंट कंटेक्स्ट में देखोगे तो अरविंद केजरीवाल, अंशु गुप्ता जो गूंज की हैं उनको मिला है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मिला है, फिर इवन जो जर्नलिस्ट रवीश कुमार हैं एनडीटीवी के उनको भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश टाइज। तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए फोर्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट के लिए आए हैं, 4 डेज़ की विजिट है उनकी। तो अब इसमें ऑफ कोर्स इंडिया की जो हम रिलेशन देखते हैं बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में, तो अगर हम रिवर वाटर शेयरिंग देखें तो क्या क्या इश्यूज डिस्कस होने वाले हैं। तो रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर जो है डिस्कशन होने वाली है, जिसमें इंडिया जो है चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। और कहा जा रहा था कि हमने 1996 में गंगा वाटर शेयरिंग का उनके साथ पैक्ट भी साइन किया था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि हमने फरक्का बराज बनाया है और बंगाल में। तो उससे क्या हुआ है कि वाटर सप्लाई जो है हुगली की बढ़ गई है और वो जो है पानी जो बांग्लादेश में बहता था वो उसका शेयर कम हो गया है। तो इसलिए ऑफ कोर्स बांग्लादेश की कुछ रिजर्वेशन हैं उसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि इसको जो है ये इशू को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। तो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट क्या है? तीस्ता रिवर डिस्प्यूट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने 2011 में एग्री किया कि हम 50-50 तीस्ता रिवर का जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन उस पर जो है एग्रीमेंट पे साइन होने से पहले ही जो उस टाइम पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी जी, ऑफ कोर्स अभी भी वही हैं, तो उन्होंने इसको अपोज किया। तो इसलिए ऑफ कोर्स ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। ठीक है। फिर एक और इशू है रिपैट्रिएशन ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़। तो ऑफ कोर्स बांग्लादेश ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो म्यांमार पे प्रेशर बढ़ाए और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया में जो रोहिंग्या रह रहे हैं उनको जो है वापस जो है म्यांमार में रिपैट्रिएट करवाया जाए। ठीक है। ऑफ कोर्स इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता आ रहा है बांग्लादेश को फॉर रोहिंग्या रिफ्यूजीज़। बट ऑफ कोर्स बांग्लादेश चाहता है कि जितने रिफ्यूजीज़ हैं जो ये लगभग मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश में रह रहे हैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज़, उनको वापस म्यांमार भेजा जाए। अब हम इनके साथ हम अपना रिलेशन देखते हैं। तो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो साउथ एशिया में है वो है बांग्लादेश। बायलैटरल ट्रेड अब लगभग $10.17 बिलियन का है, जिसमें ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और हम ज़्यादातर उनसे इंपोर्ट क्या करते हैं? रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है। तो ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एंट्री देते हैं हम बांग्लादेश गुड्स को। और आने वाले टाइम में जब ये फैसिलिटी खत्म हो जाएगी तो उसके लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं।
कनेक्टिविटी देखी जाए तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज जो है वन बनाया गया है, फेनी ब्रिज जिसको कहते हैं, त्रिपुरा और चिटागोंग पोर्ट को कनेक्ट किया गया है इसमें। इवन हमने बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी साइन किया है 2015 में, जिससे कि ऑफ कोर्स जो है जो ये आपका एमओयू भी साइन किया गया ताकि जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। एनर्जी कॉपरेशन भी है हमारा, गैस सप्लाईज भी जाती हैं ऑफ कोर्स। त्रिपुरा जो है वो उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है बांग्लादेश को, इवन वेस्ट बंगाल से भी उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है 2013 से। 130 किलोमीटर की इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जो कि सिलीगुड़ी और पर्वतीपुर जो है बांग्लादेश में उनको कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नैनो यूरिया। इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्रीकल्चर रादर इकोनॉमी के सब टॉपिक, जो इकोनॉमी का ब्रॉड टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कहा जा रहा है कि नैनो यूरिया जिसको गवर्नमेंट जो है बहुत ही लार्ज स्केल पर कमर्शियली जो है वो बनाना चाह रही है, वो अभी तक प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको अप्रूवल में मिल चुका है फरवरी 2021 में, और इसको इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ़को जो है वो डेवलप कर रहा है, और गवर्नमेंट इसको एज अ पेनिकिया टू रिड्यूस फार्मर रिलायंस ऑन पैकेज्ड यूरिया की तरह प्रमोट कर रही है। तो होता क्या नैनो यूरिया? नैनो यूरिया एक बेसिकली न्यूट्रिएंट है जिससे कि हम नाइट्रोजन प्लांट्स को देते हैं। तो जनरली अगर हम नैनो यूरिया का यूज़ करते हैं तो हम जो आपकी पैक्ड नाइट्रोजन है, जो आप पैक्ड यूरिया जो है, उसके कंपैरिजन में हम 50% जो है उसको बचा सकते हैं अगर हम नैनो यूरिया देते हैं तो, क्योंकि इसमें 40,000 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ नाइट्रोजन होता है एक सिर्फ 500 ml की बॉटल में, और इससे फार्मर्स की जो क्रॉप है वो भी बढ़ती है, बिसाइड्स नाइट्रोजन सेविंग भी होती है लगभग 50% की। तो लिक्विड नैनो यूरिया क्या होता है और कैसे वर्क करता है? ये बेसिकली नैनो पार्टिकल के बेस में जो है ये यूरिया जो है बनाया जाता है, केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है यूरिया, और इसको इफ़को की नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है वो बना रहा है। जनरली आपका जो कन्वेंशनल यूरिया होता है उसकी एफिशिएंसी 25% होती है, लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया की जो है वो एफिशिएंसी लगभग 85 से 90% है, ठीक है। इसको डायरेक्टली लीव्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है और ये बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो 2 to 4 मिलीलीटर ऑफ नैनो यूरिया जो है उसको आप 1 लीटर वाटर में मिक्स करके क्रॉप लीव्स के ऊपर जो है वो स्प्रे करो, और इस लिक्विड नैनो यूरिया की जो है शेल्फ लाइफ भी जो है वो लगभग 1 साल की होती है, और टोटल इसमें लगभग 4% नाइट्रोजन जो है वो होता है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स यही हैं ऑफ कोर्स, एक तो इकोनॉमिक सेविंग्स हैं, फार्मर्स को ज़्यादा यूरिया नहीं यूज़ करना पड़ रहा तो उनकी इकोनॉमिक सेविंग्स हो रही हैं। सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट का कम हो रहा है, गवर्नमेंट को भी ज़्यादा यूरिया नहीं बेचना पड़ रहा है सब्सिडी के ऊपर। और क्योंकि हम अगर इसको हम ड्रोन से जो है वो अगर इसको हम स्प्रे करें तो और ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ जाएगी, क्योंकि जो है ये टारगेटेड जो है वो स्प्रेइंग हम ड्रोन से कर पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पॉलिटी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अटॉर्नी जनरल जो है हमारे, उन्होंने रिक्वेस्ट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कपिल सिब्बल के लिए मना कर दिया है। तो उन्होंने ऑफ कोर्स कपिल सिब्बल ने कुछ रिमार्क्स दिए थे कहीं पर, तो उसके ऊपर जो है कहा जा रहा था कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। तो हम देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। तो ऑफ कोर्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर जिसको हम कंटेम्प्ट भी कह सकते हैं, वो होता है आपका, या तो आप डिसोबीडियंट हुए हो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट, या फिर आप डिसरिस्पेक्टफुल हुए हो, ठीक है। तो आर्टिकल 129 में आपका सुप्रीम कोर्ट कवर है, आर्टिकल 215 में आपका हाई कोर्ट कवर है। तो मतलब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ ऐसे स्कैंडलाइज किया सुप्रीम कोर्ट को, या डिसरिस्पेक्ट किया, तो आपके ऊपर 129 आर्टिकल के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चल सकती हैं। अब दो तरह के होते हैं कंटेम्प्ट, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। समझ लो आपको आपके अगेंस्ट किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की है, ठीक है। तो अगर आप उसको उसके आप डिसोबीडियंस कर रहे हो, आप उसको मान नहीं रहे हो, तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट का केस चलाया जा सकता है अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? जिसमें आप जो है जुडिशरी की पूरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करते हो। आप कुछ ऐसे शब्द बोल देते हो, जैसे अगर आप बोल देते हो कि जज तो बिक गए थे, जज तो ऐसे फ्रॉड हैं, कुछ भी आप मतलब एक तरह से अगर जुडिशरी की इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, या उनके जो जस्टिस इम्पार्ट करने के जो फंक्शन को आप बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस होता है, ठीक है। सो अब जब अटॉर्नी जनरल का कंसेंट क्यों लिया जाता है? जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस होगा तो अटॉर्नी जनरल का जनरली कंसेंट लिया जाता है, उसके बाद ही वो केस जो है वो फाइल किया जाता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट की पावर जो है वो नहीं ले सकता है, वापस नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गई हैं, ठीक है। इवन 274 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन भी कहती है
कि जो पर्सनल कैरेक्टर ऑफ अ जज के ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो ऑफकोर्स वो कंटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, वो पनिशेबल बाय कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ब्रदकांत मिश्रा 1974 के केस में बोला कि आप जस्टिस के ऊपर ध्यान दो, मतलब कि अगर कोई ऐसे शब्द बोल रहा है उस जिससे कि जस्टिस वायलेट हो रहा है या जस्टिस में डिलीवर होने में प्रॉब्लम आ रही है, तब आप कंटेम्प्ट का केस चलाओ। अगर जज की पर्सनल रेपुटेशन के ऊपर कुछ बोला जा रहा है तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस उससे कोई इम्पीड तो नहीं हो रहा है क्या। जज के ऊपर आप कुछ एलिगेशन लगा सकते हो, मतलब अगर ऑफकोर्स अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जज बिक गए हैं या जज जो है वो फ्रॉड है, तो उन केस में आपके ऊपर जो है वो जो जिससे आप जो है जो वो जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसको आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो उस केस में जो है कंटेम्प्ट लग सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डार्क स्काई रिजर्व। साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला है कि इंडिया जो है वो सबसे पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है लद्दाख में जो है वो बना लेगा। तो डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? कोई भी पब्लिक या प्राइवेट लैंड जिसमें नॉक्टर्नल एनवायरनमेंट, मतलब अंधेरा जो है वो दिया जाता है ताकि स्टारी नाइट्स को ठीक से देखा जा सके, और वहाँ पर लाइट पॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल होने नहीं दिया जाता है ताकि एक डार्क एटमॉस्फेयर दिया जा सके और लोग जो हैं वो स्टारी नाइट को जो है वो उसमें वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी को जो है वो ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है? इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जो है वो किसी भी साइट को सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन को, और ये एक तरह से उसी तरह से जो है ये साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को टैग मिलता है। तो लगभग वर्ल्ड में 195 ऐसी साइट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में, लेकिन अभी तक ऐसी कोई नहीं है। तो अगर लद्दाख में ये बनेगा तो इंडिया का वो पहला होगा, ठीक है। सो अब इसका जो कोर एरिया होता है, मतलब आपने किसी साइट को डिक्लेयर कर दिया कि ये डार्क स्काई रिजर्व है, लेकिन जो उसका बिल्कुल कोर एरिया होगा वहाँ पर एक्सेप्शनल डार्क स्काई की जो है फैसिलिटी देनी पड़ेगी। वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए ताकि जो है लोग या जो साइंटिस्ट हैं वो वहाँ से एस्ट्रोनॉमी के ऊपर रिसर्च कर सकें, ठीक है। तो ऑफकोर्स इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है? ऑफकोर्स हम लगभग 4500 मीटर्स अबव सी लेवल जो लद्दाख में रीजन है, हैनलेस डार्क स्काई रिजर्व, उसको बना रहे हैं चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्योंकि इस एरिया में जो है आपको पता है ये यूनिक कोल्ड डेजर्ट है और बहुत सा पार्ट ऑफ लद्दाख जो है वो हाईली इनहेबिटेबल है। एरिडिटी, लिमिटेड वेजिटेशन की वजह से, हाई एलिवेशन की वजह से बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। तो अगर हम यहाँ पर ये डार्क स्काई रिजर्व बनाएंगे तो इससे एस्ट्रोनॉमी भी जो है वो एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म भी बढ़ेगा और अच्छा व्यू भी मिलेगा क्लाउडलेस नाइट्स पे, ठीक है। तो जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद है और एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म के लिए भी फायदेमंद है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सो ऑफ कोर्स सितंबर, आपको पता होगा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। सितंबर 5 जो है वो हम टीचर्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट का बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इनको हमने भारत रत्न भी दिया था 1954 में, और हेल्प एज इंडिया नाम के जो एनजीओ है उनके ये फाउंडर थे। इनकी बुक्स यहाँ पर कुछ मेंशन की गई हैं, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने हिंदुइज्म को अनइन्फॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म से भी बचाने के लिए कोशिश किया, ठीक है। इनकी बहुत सारी यहाँ पर बुक्स और भी मेंशन की गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएम श्री स्कूल्स। तो गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सब टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल टीचर्स डे पे पीएम मोदी जो है उन्होंने पीएम श्री स्कूल्स, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें कुछ ऐसे सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग स्कूल्स को जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो ड्रीम है या जो उसकी विजन है उसको शोकेस कर सकें, ठीक है। तो मतलब एक तरह से हॉलिस्टिक एजुकेशन देना, इंटीग्रेटेड प्ले या टॉय बेस्ड एजुकेशन देना, इंक्वायरी ड्रिवन डिस्कवरी ओरिएंटेड एजुकेशन देना जो है इसका मोटिव होगा। इन स्कूल्स को उसी हिसाब से डेवलप किया जाएगा। ये एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ऑफकोर्स डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, चाहे लोकल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज हो वो स्कूल्स, ठीक है। सो ऑफकोर्स इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई जाएगी, बच्चों को एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज सिखाया जाएगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें बनाया जाएगा और क्वालिटेटिव टीचिंग इनमें दी जाएगी। और इससे होगा क्या कि जो उस रीजन में जो बाकी स्कूल्स हैं उनको भी एक तरह से ये स्कूल्स लीडरशिप दे सकेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कर्तव्य पथ। तो ऑफ कोर्स ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है या हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजपथ, आपको पता है ना दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर अब जो है वो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो कर्तव्य पथ, इसको हम पहले जो आपका ये रीजन है ये कहाँ से शुरू होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्टैचू अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने, वहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन और सेंट्रल विस्टा लॉन्स तक का जो एरिया होगा उसको
जिसको अब हम कर्तव्य पथ उसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है। तो ये कर्तव्य पथ या राजपथ की हिस्ट्री क्या है? राजपथ जो है देश जब आज़ाद हुआ तो हमने किंग्स वे का नाम हिंदी में करके उसको राजपथ कर दिया था। तो ये राष्ट्रपति भवन से लेकर विजय चौक इंडिया गेट तक जो है ये लोकेटेड है, और नेशनल वॉर मेमोरियल से लेके नेशनल स्टेडियम तक ये दिल्ली तक लोकेटेड है। यहीं पर आपकी एनुअल रिपब्लिक डे परेड भी होती है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये रन करता है। और 1911 में जब ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो कलकत्ता से अपनी जो है कैपिटल को दिल्ली में मूव करेंगे, तब जो है सर एडविन लटियंस जो हैं उन्होंने दिल्ली की कंस्ट्रक्शन जब शुरू की, तो वो एक ऐसा सेरेमोनियल एक्सिस बनाना चाहते थे रायसीना हिल के पास, जहाँ से जो वाइसरॉय है उनको पूरा जो है ये जो है व्यू दिखे, अनहिंडर्ड जो है व्यू दिखे राजपथ से लेके इंडिया गेट तक का। तब उन्होंने ये बॉलीवार्ड जो है लाज बॉलीवार्ड जो राजपथ बनाया था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब ये बनाया गया था 1911 में, तो इसका नाम किंग्स वे रखा गया था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हमने इसको बस सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको हमने राजपथ कर दिया। बट स्टिल वो एक कॉलोनियल लेगेसी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि राजपथ का नाम बदल कर अब उसे कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लॉपी डिस्क। तो साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जापानीज़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो फ्लॉपी डिस्क जो है वो उसको अब जो है यूज़ करना बंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जापानीज़ जो है वो ओल्डर टेक्नोलॉजी के लिए अफिनिटी रखते हैं। वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, और धीरे धीरे वो इसको फ्लॉपी डिस्क को वो जो है वो फेज आउट करने वाले हैं, ठीक है। सो फ्लॉपी डिस्क होती क्या है? 1970s और 1990s के बीच में इसका खासकर यूज़ किया गया। पहली फ्लॉपी डिस्क आपके IBM ने बनाई थी, जिसमें लगभग 800 KB ऑफ डेटा ही स्टोर हो पाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टुडे। आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो अवेलेबल है मार्केट में आराम से, जिसमें आपको 20 TB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोड एक्सीडेंट्स। तो सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मर टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन जो हैं साइरस मिस्त्री, अभी रिसेंटली एक रोड एक्सीडेंट में जो है उनकी जान चली गई है। तो उसके लिए ही जो है हमको देखना पड़ेगा कि रोड एक्सीडेंट का स्टेटस क्या है इंडिया में, क्या जो है वो स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से लगभग 1.5 लाख डेथ जो है वो इंडिया के रोड पर हर साल होती आई है, और 1/3 जो है वो नेशनल हाईवे पर होती है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से 2017 से 2021 के बीच में हर साल, सिर्फ 2020 का आंकड़ा अगर हम देखें तो उसमें ऐसा नहीं था क्योंकि तब लॉकडाउन था, तो लगभग 4.5 लाख के आसपास जो हैं वो एक्सीडेंट्स होते हैं हाँ, जो आपके रोड्स पर, और 1.5 लाख के करीब लोगों की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, ठीक है। तो ये आंकड़ा NCRB के हिसाब से है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Ramon Magsaysay Award. So this topic is important for your international relations. So recently Ramon Magsaysay Award Foundation has picked up Kerala Health Minister KK Shalja ji for the 64th Magsaysay Award, but she has declined to accept this award because she has said that her party, the Communist Party of India, does not believe in this award because Ramon Magsaysay was a known oppressor of communists, and she has also said that COVID fight in Kerala was collective in nature and she cannot accept an award by herself only. So actually, you know that communists are very doubtful about this Magsaysay award because this is given by the American government in association and American government and their allies, the Rockefeller Brothers Foundation, and this Ramon Magsaysay Award is given in partnership with the Philippine government. And who was Ramon Magsaysay? Of course, he was the 7th president of Philippines, and during the Second World War, he was the military governor while the Philippines was resisting the Japanese occupation. He was later on elected as the president of the Nationalist Party in 1953 for the role he played as a military governor in rooting out the Japanese forces. After 1946, because the capitalism started expanding in Philippines, so there was also a peasant rights movement, and there was a fear that this movement could convert the Philippines into communism. So under the leadership of Ramon Magsaysay, the administrative and military policies of Magsaysay
launched was premised upon launching a crackdown on such leaders who were known communists. So that's why the communists all over the world despise Raymond Magsaysay. Okay, so what is this award then? So it was launched in 1958 and it is called as the Asia's Nobel Prize. It is awarded to the individuals and organizations in Asia for selfless service to society. So it is given by the Rockefeller Brothers Fund and the Philippine government. So this Rockefeller Brothers Fund is known to be very close to the US government. That's why the communists despise this award. So of course, this award is presented with a certificate and a medal with an image of Raymond Magsaysay on it. Okay, so if we see, generally the people who are given this award are known to be very close to the American government, or they are even considered as very close to US government. So generally people belonging to the social sector, they are given this award, or even political. Generally this award is not given to the political leaders. So in 2006, Arvind Kejriwal, who was not then the CM of Delhi, of course he was just an IRS at that time, he had rather resigned from IRS at that time, he was given this award for the RTI Act. Similarly, other people like even the famous journalist Ravish Kumar of NDTV was given this award in 2019. So the next topic is India Bangladesh ties. So this topic is important for our international relations. So you know that Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina ji is on a visit to India for 4 days, and there are certain issues that would be discussed during this visit, like of course the river water sharing. You know that India and Bangladesh share about 54 transboundary rivers between each other with each other. We have this 1996 arrangement for the sharing of Ganga waters, but India has constructed this Farakka barrage in West Bengal, which aims to increase water supply to the river Hooghly, and this is causing a decrease in in the rivers of Hooghly, or rather in the rivers of Ganga to Bangladesh. That's why they are protesting against it. Also, there was an agreement between Bangladesh and India that we should share the Tista river waters on 50 to 50 is to 50 basis, but this agreement was not signed at that time because of the opposition from Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee ji. Also, Bangladesh is expecting that Indian government will convince the Myanmar government to take back the Rohingya refugees. About 1 million of such refugees are living in Bangladesh's Cox's Bazar area. So they want to resettle or repatriate those refugees back to Myanmar. So anyways, what is the status of trade between these two countries? You know that India's biggest trade partner in South Asia is Bangladesh. Our bilateral trade with them has reached almost $10.17 billion. Of course, India enjoys a surplus in this trade. And we have already given them the duty-free and quota-free entry to their goods to India. And because this agreement is going to expire by 2026, we are considering signing off a comprehensive economic partnership agreement with them also. Our connectivity is also robust. We have an India-Bangladesh Friendship Bridge 1, which is also known as the Feni Bridge, which will connect Tripura with Chittagong port of Bangladesh. So there is also an agreement regarding the Bangladesh, Bhutan, India, Nepal motor vehicles agreement. Recently, an MOU was signed for effectuating this vision. So we also have an energy cooperation with them. Tripura is supplying them almost 160 megawatts of power, and 500 megawatts of power is being given by West Bengal to them. We also have a India-Bangladesh Friendship Pipeline project through which the gas supplies would be given to them. It will be a 130-kilometer pipeline. So the next topic is nano urea. This topic is important for your environment section as well as your agriculture section, which comes under the economy topic. So you know that the government of India through IFCO is fast tracking the commercial production of nano urea, but certain people have alleged, rather certain news websites have alleged that this nano urea is yet to be fully tested, but the government has refuted these claims. So what is nano urea? We do not need to go into the controversy. Let's see what is nano urea. So it's a nutrient which aims to provide nitrogen to plants, and it contains 40,000 parts per million of nitrogen in just 500 milliliter bottle.
and it can curtail the requirement of nitrogen by at least 50%. So, what is liquid nano urea and how does it work? So, of course, it is a urea in the form of nanoparticles. It is a chemical nitrogen fertilizer. It is being developed by IFCO's Nano Biotechnology Research Center. Generally, the conventional urea has an efficiency of about just 25%, but this nano urea will have an efficiency as high as 85 to 90%. It can be sprayed directly on the leaves and it gets absorbed by the plants. Just 2 to 4 ml of nano urea can be mixed with a liter of water, and it can be sprayed on the crops using drones also. It contains almost 4% of total nitrogen with it. So, what are the benefits? Of course, it will lead to economic savings of the farmers because less and less urea will be utilized. It will also reduce the subsidy government burden on the government also because the consumption of urea will be reduced. If it is sprayed through drones, then it will also lead to effective or optimum utilization of urea resources. So the next topic is contempt of court. So this topic is important for your polity section. So Attorney General of India has declined a request for consent to initiate criminal contempt proceedings against Kapil Sibal for certain remarks that he made during a recent speech. So what is contempt of court? So it is basically called contempt in simple terms. It means that you are disobeying or disrespecting the court of law. So Article 129 deals with the contempt of Supreme Court, and Article 215 deals with the contempt of High Court. So there are two types of contempts. First is the civil contempt, which means that you are willfully disobeying the order or judgment of a court. But the most serious one is the criminal contempt. It means that you are deliberately scandalizing the reputation of the court. Okay, so like I was giving an example that if you say that the judges were corrupt and the judges are frauds, the judges were in connivance with the criminals, so it means that you are scandalizing the court. In that case, criminal contempt would be launched against you. Okay, so this is criminal contempt. And why attorney general's consent is required? So generally for your criminal contempt proceedings, the consent of attorney general is taken by the court. And what is the status of contempt of court now? Of course, the in 1998, the Supreme Court had ruled that no act of parliament can take away the power of Supreme Court and High Courts to punish for contempt, because these powers are inherent in 129 and 215 article of the Constitution. Even the 274th report of Law Commission said that attacks on the personal character of a judge is punishable by contempt. Supreme Court, but in Baradakant Mishra case, had said that the courts should use it sparsely, and we should see, the courts said that we should see if the contempt proceedings should only be launched if the act is meant to or the act is meant to impede the justice, and the focus should be justice and not the judge. Okay, so this is contempt of court. So the next topic is dark sky reserve. So this topic is important for your science and tech section. So Union Minister of State for Science and Technology has confirmed that by the end of 2022, India will have its first dark sky reserve in Ladakh. So what is a dark sky reserve? It's a public or private land which provides a nocturnal environment. Nocturnal means night time environment, and so that starry nights can be enjoyed by the observers. And it is generally developed in a way that light pollution does not come into it. Okay, so light cannot penetrate this area. That's why it is prevented from all forms of light, so that unhindered view of the sky can be absorbed from this dark sky reserve. How does a site become a dark sky reserve? So generally, individuals and groups can nominate a site for certification. Like you get this UNESCO World Heritage Sites tag. This is the a similar procedure is adopted for getting this dark sky reserve nomination by the International Dark Sky Association also. So the core area of this dark sky reserve must be exceptionally dark, so that the astronomers or the observers can get an unhindered view of the sky or the starry nights. So why
Ladakh has been selected. So the location of this dark sky reserve would be at a height of 4,500 meters above the sea level. It will be located at the Changthang Wildlife Sanctuary. Because Ladakh is a unique cold desert, large parts of this UT is highly inhabitable. Uh, so there is sparse population, so that's why this region has been selected, so that a view of clear skies on cloudless nights can be observed by the astronomers or the tourists. So the next topic is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. So this topic is important for your history section or for your art and culture section. So September 5, you know that it is celebrated as the Teachers' Day in India. It marks the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, who was the first Vice President and second President of India. He was knighted in 1931, and he also received the Bharat Ratna in 1954. He was one of the founders of HelpAge India, a very famous NGO. He wrote this book, The Philosophy of Rabindranath Tagore, and he also defended Hinduism against uninformed Western criticism. Certain other books of him are mentioned here. You can read it yourself. So the next topic is PM Shri School. So this topic is important for your governance section, particularly the education subtopic. So on the occasion of National Teachers Day, PM Modi has announced this new centrally sponsored scheme called PM Shri Schools, which means PM Schools for Rising India. So it means that 14,500 schools will be selected across the country, whether they are managed by central government, state government, UT government, or local bodies. They will be strengthened, and they will showcase all the components mentioned in the national education policy. So they will provide more experiential, holistic education, which will be inquiry driven, discovery oriented, and learner centered. So conceptual understanding will be imparted through these schools, and application of knowledge will be to real life situations will be taught to the children. So they will be equipped with modern infrastructure, qualitative teaching will be given, and these schools will be developed in such a way that they will provide leadership in their respective regions. So the next topic is Kartavya Path. So this topic is also important for your art and culture and history section. So Rajpath area, which is located from the Netaji Subhash Chandra Bose statue to the Rashtrapati Bhavan and Central Vista Lawns, will be renamed as Kartavya Path has been renamed as the Kartavya Path by the Government of India. And this Kartavya Path, it was earlier known as Rajpath. It runs from the Rashtrapati Bhavan on Raisina Hills through Vijay Chowk and India Gate. It is the location for the annual Republic Day parade, and it runs in the east-west direction. So what is the history of it? In 1911, the British Imperial government, when it was shifting the capital of British Indian Empire from Calcutta to Delhi, it tasked the development of Delhi to Sir Edward Lutyens. So he wanted a ceremonial access through which the Raisina Hills, upon which the Viceregal Palace was located, it could get the large view or unhindered view from this area, Rajpath to India Gate. So this large boulevard was made, which was called the Rajpath. So when it was made in 1911, it was originally called Kingsway, and after independence, the Kingsway was just translated into Hindi, and it was called Rajpath. But now perfect decolonization has happened, because India is not a constitutional monarchy. We are not Rajpath anymore. We do not have a Rajpath anymore. We have a republican government in India. So that's why this Kartavya Path name has been chosen. So the next topic is floppy disks. So this topic is important for your science and tech section. So Japanese government is trying to get rid of floppy disks use. It's a magnetic storage disk which has become obsolete in the rest of the world, but Japanese government is still using it, and because it is considered that they have an affinity for older technology, but they are trying to modernize their bureaucracy. So they are going to get rid of these floppy disks. So what are these floppy disks? So they were developed between 1970s and 1990s. The first one was developed by the IBM, and it is able to store just 800 KB of data. If we compare it with today's hard drives, they can store up to 20 TB of data.
So the next topic is road accidents. So this topic is important for your governance section. So you know that the Tata Group chairperson, Cyrus Smith, the former Tata Group chairperson, Cyrus Mistry, was killed in a road accident. So let us see what is the status of road accidents in India. As per the NCRB data, almost 1.5 lakh deaths occur on India's roads every year, and one third of them are recorded by national highways. So between the years of 2017 to 2021, except of course in 2020, because at that time there was national lockdown, almost 4.4 lakh accidents happened each year. It was the similar level statistics was available for each year, and almost 1.5 lakh deaths happened on the roads due to accidents each year. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.